आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी की क्लास, एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं बायोलॉजी की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग एसएससी एमटीएस के अंतर्गत एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजी का भी है, क्योंकि हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की 2 और बायोलॉजी की फ़िज़िक्स की 2 कर दी थी और केमिस्ट्री की 1 क्लास ये कर लिए थे। हम बायोलॉजी भी स्टार्ट नहीं किए थे। कुछ बच्चों की ऐसी डिमांड हो रही थी कि हमको सर बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो हमने सोचा चलिए हम बायोलॉजी की 1 क्लास लेकर आते हैं। लेकिन हम इसमें वही फैक्चुअल चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाने की संभावनाएँ आती हैं या पूछी जाएंगी। ठीक है, हम ऐसे फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं और फिर आगे वाले एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ामों में भी वो संभावनाएँ हैं कि आने वाले एग्ज़ामों में भी आएंगी। ठीक है, अगर हमें कहीं लगेगा कि बच्चों को कोई चीज़ समझानी चाहिए, समझाने की बात आएगी, तो हम अलग से उसको समझा भी देंगे। ठीक है, हम ये चीज़ आपको पीडीएफ के द्वारा समझाएंगे। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे जो है एक यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमको जो भी बच्चे इंटरेस्टेड पीडीएफ के इच्छुक है, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। विनाल अकेडमी है, यहाँ पर आ सकते हैं। इसी चैनल का विनाल अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल विनाल अकेडमी, इसी नाम से हमारा चैनल भी है। और दूसरा हमारा एक चैनल है ऑप्शनल जियोग्राफी, क्योंकि हम जियोग्राफी को भी पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस में मान लीजिए अब नहीं है, यूपीपीएससी में, लेकिन मान लीजिए अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी जो हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो हमारा एक जो है ऑप्शनल जियोग्राफी का भी एक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा इससे रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम बायोलॉजी की पहली क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का किस भाग के कौन उसके जनक है, कौन उसके फादर है। ये बहुत एक बार एग्ज़ाम में आया है। ये सारा कुछ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, 1 बाय 1 सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमेशा हमारा यही रहा है कि हम सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करें और उस पर जो है अच्छी तरह से एक समझ विकसित कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना जाए। और अगर वो एग्ज़ाम हमने पढ़ा है तो वो हमको दोबारा आ जाए। तो आप नोट ज़रूर बनाइएगा, अगर पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ निकला भी लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे, डिपेंड करता है आपके। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम लोग जो है जियोग्राफी के कुछ जियोग्राफी का नाम आ रहा है, देखो आपके साथ जुड़े हुए जियोग्राफी में ज़्यादा मतलब पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मुझे जियोग्राफी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जियोग्राफी बायोलॉजी सारा सब्जेक्ट 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे हम लोग जैसे बायोलॉजी के कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग के क्या महत्व है, किस अध्ययन के कौन से जनक हैं, कौन किसको क्या बताया, सारा कुछ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिक, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक बटन को, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि शेयर करना भी ज़रूरी है। अब बच्चों शेयर नहीं करते हैं, तो आपसे यही है कि आप जो है शेयर ज़रूर बच्चों को करा करिए। इससे क्या होगा कि आप जो है दूसरे बच्चों को चीज़ें जो नहीं मिल पा रही वो मिल जाएंगी। ठीक है ना। मैं बिगिनर्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो मेरा जो हमेशा से रहा है कि बिगिनर्स को जो है हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा रहा हूँ। वैसे तो सारे स्टूडेंट मेरे लिए इक्वल हैं, लेकिन अगर बिगिनर्स हैं आप तो कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमें बताइएगा, हम आपकी ज़रूर किसी तरीके से ज़रूर हेल्प आपकी करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि बिगिनर्स को जो है ख़ास तौर पर हम इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि कभी कभी उनको होता है वो एफर्ट नहीं कर पाते कोई कोर्स खरीदने के लिए। तो अभी तो हमारा कोई कोर्स खरीदने वाला नहीं है कि हम लोग पेड कोर्स कर रहे हैं। हमारा सारा कोर्स तो रहेगा, अभी है और आने वाले समय में भी रहेगा। अगर हमको कुछ लगेगा, अगर हमको ऐसी फैकल्टी लाते हैं हमें समय लगेगा, तो हम उसको देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, और समय आने पर हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशन थॉट बहुत ही मस्त है, बहुत ही बढ़िया है, जो आपको ऐसी चीज़ें बताने का प्रयास करता है कि आप कभी जो है गिर जाएं, या मान लीजिए जो आपके अंदर मुस्कुराहट आती है, आप सफल हो जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, उसके बारे में है। तो
चलिए आज की मोटिवेशन थॉट पर हम बिना किसी देरी के हम लोग डिस्कस करते हैं। जो मुस्कुरा रहा है वो दर्द ने पाला है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है। आप हंस देते हैं, आप सफल हो जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, तो उसके पीछे का रहस्य आपको पता होता है, उसके पीछे की जो सच्चाई आपको पता होती है, किन किन मुसीबतों का, किन किन कठिनाइयों को आपने सहा, उन पर ओवरकम किया, उनको जीता, उन प्रॉब्लम से, उन प्रॉब्लम को बगल में करके आप आगे बढ़े, तब जाके वहाँ पहुँचे। तो आपको चीज़ भली भांति पता होती है। तो वो सफलता लोगों को दिखती है, लेकिन सफलता का पीछे का जो किसी को नहीं दिखाई देता वो आपको दिखता है। कहते हैं जब पिक्चर आती है तो पिक्चर को देखने वाले हज़ारों लोग होते हैं, बड़ा अच्छे से देखते हैं, लेकिन एक पिक्चर को, एक डायलॉग को बोलने में कितने सारे रिहर्सल करने पड़ते हैं, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम्स करनी पड़ती है। बिहाइंड द सीन कुछ अलग बात होती है और आगे की सीन कुछ अलग बात होती है। जो दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमको वैसा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेगी बच्चों, सफलता की ऊपर की चीज़ें लोगों को आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन नीचे का कोई चीज़, प्रॉब्लम, सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो वही जान सकता है जो चीज़ से गुजरा हुआ है। तो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। याद रखिए, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो याद रखिएगा कि संघर्ष के बिना आदमी चमक नहीं सकता है। चलिए आज की मोटिवेशन तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। कि जैसे मैं आपको बताऊँगा कि बायोलॉजी को हम बेसिकली जब भी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान को, तो दो भागों में इसको जनरली डिवाइड किया गया है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें कि हम लोग इसको जियोलॉजी और बॉटनी, ठीक है, जियोलॉजी बॉटनी, जियोलॉजी बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, बच्चे वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझिएगा। और जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। इन दोनों का संगम, इन दोनों से मिलके बायोलॉजी बना है, जो कि जीव विज्ञान होता है, जो कि जीव विज्ञान है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक। तो जंतु विज्ञान, अगर मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा तो सारी चीज़ें हम लोग पीडीएफ के तहत बताने वाले हैं कि बॉटनी के जनक कौन है, जियोलॉजिक जनक कौन है। बॉटनी के अरस्तु हैं, अरस्तु ने किस बुक में अपनी जो है बातें बताई है। जियोलॉजी के जनक अगर थियोफ्रेस्टस हैं तो उन्होंने किस बुक में ये बताया है कि हम जियोग्राफी में बायोलॉजी में सबसे पहले जंतु विज्ञान का शब्द प्रयोग जो किया गया है वो सबसे पहले किसने किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया बच्चे, थोड़ा एक मिनट रखिएगा। अरस्तु जियोलॉजी के हैं, ठीक है ना, जंतु विज्ञान के हैं, और ये थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो गलतियाँ इंसान ही करता है, गलतियाँ करके इंसान सीखता है और गलतियों के द्वारा ही वो आगे बनने का रास्ता उसको मिलता है। कभी ये मत सोचिएगा कि हम असफल हो गए हैं तो असफल होने का मतलब एक प्रकार का साप है। साप नहीं, असफल होना एक प्रकार का वरदान है, एक प्रकार का आपको रास्ता दिखाता है। जो आप जिस कारण असफल हुए हैं उसको और अच्छी तरह से करेंगे और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे बता रहा हूँ। तो जंतु विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं अरस्तु हैं। इन्होंने किस बुक में अपनी बातें बताई। और बॉटनी मतलब जो वनस्पति विज्ञान के हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। तो कई बार चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बच्चे जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इससे आप ट्रिक के द्वारा भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे याद करेंगे। देखिए थोड़ा सा हेल्प हो जाती है कि आप अरस्तु इनको कहेंगे कि थियोफ्रेस्टस वहाँ पे होगा। तो आओ जी एक ट्रिक है बच्चों, कई बार होता है ना आओ जी यहाँ, तो आओ जी, आओ जी, तो आ से अरस्तु होगा, जी माने क्या हो गया, यहाँ मैंने जियोलॉजी बताया, ठीक है ना। आओ जी, तो यहाँ पे आओ जी से आप याद कर सकते हैं। तो आओ माने अरस्तु हो गया, जी माने हो गया जूलॉजी, ठीक। तो ऐसे करके आप चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करके समझ सकते हैं बच्चे। कई बार होता है कि मैं बच्चों को ट्रिक इसलिए बता देता हूँ ताकि उनको दिमाग में चीज़ें रहें और वो स्किप ना हो, इसलिए मैं चीज़ें बताने का प्रयास कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बायोलॉजी को मतलब समझ चुके हैं कि मैं क्या बता रहा था। दो भागों में बांटा गया, जियोलॉजी बॉटनी। जियोलॉजी में जो है जंतु विज्ञान से कहते हैं अरस्तु, इनके जनक है, इनकी इस बुक में कहा था वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आओ जी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि बॉटनी जियोलॉजी में क्या अंतर है। अगर मान ली बॉटनी जियोलॉजी मैंने कहते जी आओ जी अरस्तु है जियोलॉजी के, और बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस आप बोल ही देंगी, ठीक है। आज की पीडीएफ में हम लोग डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बायोस और लॉजी। लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, और बायोस जीवन, मतलब जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वजह से जिसमें जीवधारियों की कोई भी जीवधारी है कि अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जो होता है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया, जो कि फ्रांस के एक प्रकार के मतलब बहुत बड़े जीव विज्ञानी साइंटिस्ट थे।
और ट्रेविरेनस जो जर्मन थे, दोनों ने मिलकर इस पर जो है प्रयोग किया, इस पर चर्चा करी थी और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये बात याद रखिएगा। जंतु विज्ञान मैंने बताया जियोलॉजी, और बॉटनी होती है वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। तो जियोलॉजी, जब जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो अरस्तु का नाम आएगा, जिन्होंने जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। इन्होंने बुक कौन सी रखी थी? हिस्टोरिया एनिमेशन। हिस्टोरिया एनिमेशन में इन्होंने बात बताई थी, याद रखिए। हिस्टोरिया एनिमेशन में अरस्तु ने जियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगर मैं बॉटनी की बात करूंगा, वनस्पति विज्ञान की, तो थियोफ्रेस्टस का नाम आता है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के, वनस्पति शास्त्र के जनक है, जिन्होंने अपनी बुक का नाम रखा है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है ना, हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा। अब जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि किस विज्ञान के कौन से जनक हैं, तो याद रखिएगा। मैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं उस पर जो है चर्चा करूँगा, याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको चीज़ें जो है इसीलिए बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आप समझिएगा बच्चों कि अगर मैं जीवाश्मी की बात करूँगा, ठीक है ना, प्लानोट डॉजी, ठीक है ना, लियोनार्डो दा विंसी। बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो काफ़ी प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं वैसे तो हिंदी मीडियम से हूं, लेकिन मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया इंग्लिश चीज़ों में। मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में, किया पीजी भी किया इंग्लिश में, तो उससे इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं जो है हिंदी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। लेकिन इंग्लिश भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो जीवाश्मी की बात करूँगा तो लियोनार्डो दा विंसी। आधुनिकी वनस्पति विज्ञान, आधुनिकी वनस्पति विज्ञान लिनियस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, याद रखिएगा। आधुनिकी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान की बात हो जाएगी तो लिनियस का नाम आएगा। अनुवांशिकी के जनक जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के दाने पर प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बताता हूँ बच्चों क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, कई बार पूछता है कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अनुवंशिकी को जेनेटिक्स बोलते हैं। तो साइटोलॉजी के रॉबर्ट हुक हैं, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, एक मिनट। अब मैं आगे चर्चा करना हूँ पादप शारीरिकी, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है ना। जिससे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी होता है, जैसे मनुष्य का कंकाल था, तो उससे प्लांट का एनिमल एनाटॉमी होता है और प्लांट एनाटॉमी होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी की बात हो रही तो एन ग्यू, ठीक है, एन ग्यू ने किया था। यहाँ पे टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हो जाता है प्रश्न, क्योंकि मैं वैसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक जो है रिसर्च किया मतलब काफ़ी इनमें जो है चर्चा की, तब मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो लीनियस कई बार प्रश्न आया है, अगर आप नहीं तो एसएससी की पेपर उठा के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी के मॉर्सेलो हैं, और तुलनात्मक शारीरिकी के जी क्वेर हैं, और पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के स्टीफन हिल्स हैं। वार्की के लीनियस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो बायोलॉजी के लुई पास्चर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर है, ठीक है ना। लुई पास्चरीकृत जो किया था, दूध को पास्चरीकृत किया, लुई पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। भारतीय ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी के आर.एस. कश्यप हैं, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट का नाम आ चुका है। भारतीय शैवाल विज्ञान, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि जब अपने इंडिया के बेसिस पे बात हो जाती है तो वहाँ पे चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम इंडिया के बेसिस पर चर्चा करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे इंडियन शब्द आ जाता है। क्योंकि जनरली ज़्यादा साइंटिस्ट जो होते हैं फॉरेन कंट्री के होते हैं, जब इंडियन कंट्री की बात आती है, वहाँ के साइंटिस्ट की बात आती है, तो क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि भाई बेसिकली अगर हम अपनी इंडिया में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी इंडिया के अंतर्गत ही सारी चीज़ें पूछी जाएँ। अगर मान लीजिए ज़रूरत है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्ल्ड के अंतर्गत भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया में कोई साइंटिस्ट अपने इंडिया का नाम रोशन कर रहा है तो उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि बच्चों में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे जाने तो कि क्योंकि सब बच्चों के अंदर यही है कि हमारे इंडिया में ज़्यादा साइंटिस्ट हुए ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? M.O.A. अयंगर। तो ये चीज़ें आ गई तो बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ें आएंगी नहीं। भारतीय बायोलॉजी, R.S. कश्यप का नाम आ गया, ठीक है ना। सुजनिकी, ठीक है ना।
एन जेनिक्स, एफ गॉल्टन, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान। आधुनिक अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, टीएच मॉर्गन। शब्द को आप पकड़ना, अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि वनस्पति विज्ञान, तब आप बोलेंगे वनस्पति शास्त्र या विज्ञान बोलूँगा तो आपको थियोफेस्टस का नाम आएगा। अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉडर्न वनस्पति मतलब मॉडर्न आधुनिक वनस्पति शास्त्र के जनक कौन, तब लीनियस का नाम आ गया। मैंने ऊपर चीज़ यही कि मैंने आपको चर्चा कर दी थी कि आधुनिक की जब बात आ जाएगी तो लीनियस का नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे मॉडर्न जेनेटिक्स के टीएच मॉर्गन आ गए। अगर केवल मैं जेनेटिक्स की बात करूँगा, याद रखिएगा, तब वहाँ पे नाम किसका आएगा, तब वहाँ पे अगर मैं केवल जेनेटिक्स की बात करूँगा तब ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आएगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ बच्चों, क्योंकि कई बार होता है एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं लेकिन बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा कि अनुवंशिकी की बात जब भी मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आ रहा है, लेकिन जब मैं नीचे वहीं पे नीचे अगर चर्चा करता हूँ जाके, अगर मैं यहाँ पे नीचे चर्चा कर रहा हूँ जाके, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे कहाँ पे था, हाँ, आधुनिक वनस्पति की बात मैं करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप समझिएगा टीएच मॉर्गन का नाम आता है, टीएच मॉर्गन का नाम आता है। आधुनिक अनुवांशिकी की बात करता हूँ। वनस्पति चित्रण क्रेटियस है, याद रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र उत्परिवर्तनवाद की बात होती है, ह्यूगो डी व्रिज, ठीक है ना। म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी व्रिज। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। और कवक विज्ञान की बात करूंगा तो माइक केली का नाम आएगा, ठीक है ना। कवक विज्ञान की बात करूंगा तो माइक केली का नाम फाइकोलॉजी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है। कवक का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और इसके जो जनक हैं उसके जनक क्या है, माइक केली हैं। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें 1 बाय 1 में इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चों को चीज़ें समझ में तो आती हैं लेकिन बच्चे उस चीज़ को जो है नेगलेक्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो बच्चों आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र मैंने बता दिया, उत्परिवर्तनवाद बता दिया, चिकित्सा शास्त्र बता दिया, उत्परिवर्तनवाद बता दिया, कवक विज्ञान बता दिया माइकेली। जीवाणु विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ल्यूवेनवॉक कई बार पूछता, जीवाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ल्यूवेनहॉक ने बताया था, ठीक है ना। भारतीय कवक विज्ञान, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहाँ पे मुझे लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक है ना, E.J. बटलर, ठीक है ना। यहाँ पे कवक विज्ञान माइकेली है लेकिन भारतीय कवक विज्ञान की बात होगी तो E.J. बटलर का नाम आएगा। इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, याद रखिएगा। आधुनिक पारिस्थितिकी हचिंगसन, ठीक है ना, हचिंगसन का नाम आता है यहाँ पे। अगर भारतीय परिस्थितिकी की बात करूँगा तो आर मिश्रा का नाम आता है। यहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ दे दी गई हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे तीनों चीज़ साथ दी गई है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये भी दे दी गई आपको चीज़ साथ में। एक मिनट, ये परिस्थितिकी की बात होगी तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आधुनिक परिस्थितिकी की बात होगी तो हचिंगसन, और भारतीय परिस्थितिकी की बात होगी तो आर मिश्रा, ठीक है ना। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन वेयर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन वेयर, याद रखिएगा। परजीवी विज्ञान पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी प्लेटर, पैरासाइटोलॉजी के जनक कौन है, प्लेटर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन वेयर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब यहाँ तक जो मैंने बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण में बता रहा था। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जीव विज्ञान उसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में, जीव विज्ञान उसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जीव विज्ञान उसकी प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी हैं। अभी तक प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में जान रहे थे, अब प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे जीव विज्ञान की, ये भी जानना
बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों पहला है मॉर्फोलॉजी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका एक मॉर्फोलॉजी होता है। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सारी चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। अर्बन जियोग्राफी पढ़ेंगे, रूरल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी शब्द आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हो चाहे अदर एग्ज़ाम हो, वहाँ पर मॉर्फोलॉजी पूछा जाता है। अब अगर बात करो बच्चों कि यूपीपीएससी में जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमको जियोग्राफी पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। जीएस 1 पेपर में आएगा वो, ठीक है ना। तो वो आप नहीं रखना कि हमको पढ़ना नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ऑप्शनल हटा है ना, सारी चीज़ तो हटी नहीं ना। तो यहाँ पे आकारकी में जंतुओं की आकृति और संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। आकारकी के अंतर्गत शारीरिक क्रिया विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में अंतर्गत मतलब आकृति और रचना। आकृति के अंतर्गत आकृति और रचना का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजी में। अगर मैं शारीरिक रचना की बात करूँगा कि अंगों की क्रिया का अध्ययन कर, अंगों और क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे आएगा, फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक है ना। इवोल्यूशन की बात करूँ तो पूर्व में पाए जाने वाले जीवों के सरल रचना में जटिल रचनाओं में परिवर्तन कैसे हुआ। सरल रचना थी, उसमें बाद में जटिल रचना होगी, कैसे परिवर्तन हुआ उसे बोलते हैं इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्विकास बोलते हैं, ठीक है, उत्विकास। कैसे कैसे विकास हुआ उसका। जेनेटिक्स जीवों के अनुवंशिकी लक्षणों की वंशानुगति और भिन्नात्मक अध्ययन, मतलब जीवों में वंशानुगति परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, ये हल्का सा थोड़ा सा काला था, आने वाली जनरेशन थोड़ा सा चेंजमेंट हुई, वो थोड़ा सा हल्का सफ़ेद हो गया, फिर आने वाला थोड़ा सा और उसमें जो है चेंजमेंट आया। तो ये जो जेनेटिक्स चेंजमेंट आ रहा है, भिन्नात्मक अध्ययन, तो उसका वंशानुगति परिवर्तन कैसे हो रहा। भाई ये था, एक दूसरा था, दूसरा लड़का था, उसका लड़का भी काला हो गया, उसका भी लड़का दूसरा काला हो गया। तो ये चीज़ क्या है, मान लीजिए ये लड़का काला है, इसकी एक औरत से शादी हुई, हल्का सांवली थी, मतलब गोरी टाइप की थी, मतलब थोड़ा उसका फेस साफ था। तो लड़का क्या हुआ, फेस साफ हुआ क्योंकि उसके जो है लक्षण, क्योंकि माता पिता दोनों के आते हैं लक्षण, तो वो हुआ। दूसरा क्या है, काला, और उसकी वाइफ सफ़ेद थी, मतलब सफ़ेद का मतलब ये है कि बेवकूफ़ सफ़ेद पूरी तरह नहीं कि दूध, मतलब कि उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसका लड़का थोड़ा काला, जैसा फेस उसका ब्लैक ही हुआ। कई चीज़ें उसमें वही चीज़ें हैं। तो जेनेटिक्स की बात वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक की चीज़, अनुवंशिक चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। डीएनए की बात जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यह बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना। हम आगे चर्चा करते हैं। तो मैं बच्चों आपको बता रहा था चीज़ें। सुजननिकी, ठीक है ना, इसे बोलते हैं यूजेनिक्स। अनुवंशिकी के आधार पर भावी पीढ़ी के सुधार, अनुवंशिकी की जेनेटिक्स के आधार पर अगर भावी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में जो सुधार हुआ है उसे बोलते हैं यूजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यूथेनिक्स, यूथेनिक्स का नाम आता है। यूथेनिक्स मतलब क्या होता है, मानव की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार करना। मतलब जो आज की पीढ़ी बनी है उसका अगर सुधार करना, अच्छे पालन पोषण कर दिया गया तो उसमें जो सुधार करना उसे बोलते हैं यूथेनिक्स बोलते हैं। क्रायोजेनिक्स की बात अगर करेंगे, जंतुओं के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, मतलब जो शीत का प्रभाव पड़ गया मान लीजिए, उसे क्रायोजेनिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। सूक्ष्म जैविकी मतलब माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर देते हैं। बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया जीवाणु का अध्ययन, जैसे पता लीवेनहॉक। विषाणु वायरोलॉजी, विषाणु वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की बात होती है, वाया तो विषाणु, विषाणु याद रखिए, विषाणु नहीं होता, याद रखिए। वायरस विषाणु, वायरस यहाँ पे आया, विषाणु आ गया, ऐसे आप बना लीजिएगा। बैक्टीरिया को विषाणु से जोड़िए नहीं है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है, बैक्टीरिया की वायरस है, तो याद रखिएगा वायरस विषाणु, वायरस विषाणु, हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ। विषाणु मतलब वायरस, ठीक है, जो कोरोना आया था वो वायरस था, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है ना। माइमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। माइमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। अब बात हम कर देते हैं मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वायरोलॉजी वायरस, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव,
क्रायोजेनिक्स शरीर जंतुओं के शीत पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और माइमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, ठीक है ना। आर्केनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। हर पैथोलॉजी मतलब सरीसृपों का अध्ययन, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले नहीं होते, जैसे सांप हो गया, सर्प हो गया, मान लीजिए कछुआ हो गया बच्चे, ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे, रेप्टाइल्स। तो हर पैथोलॉजी बोलते हैं, इनका अध्ययन हर पैथोलॉजी कहलाता है। लेकिन सर्पों का अध्ययन याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सर्प भी रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, मतलब रेंगने वाला है। लेकिन यहाँ पे इन सब का बात हो रही, इन सब की बात हो रही है। अगर मैं केवल सांप की बात करूँगा, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर केवल मैं सर्प की बात करूँगा तो सर्प का अध्ययन क्या कहलाता है, ओपिनोलॉजी, ठीक है ना। ओपियोलॉजी कह सकते हैं या सरपैंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सरपैंथोलॉजी बोलते हैं, सरपैंथोलॉजी, या बोल सकते हैं ओपियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। अगर पूरे सरीसृप का अध्ययन किया जाएगा तो हर पैथोलॉजी कहलाएगा, हर पैथोलॉजी, ठीक है ना। ओपियोलॉजी सर्पों का अध्ययन होता है, या सरपैंथोलॉजी, सरपैंथो मतलब सर, रस ऐसे याद कर सकते, सर है ना सर, तो ऐसे करके सरपैंथो। लेकिन हर पैथोलॉजी, हर पैथो रेप्टाइल्स का अध्ययन होता है, ठीक है, सरीसृपों का। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है चीज़ें। और द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ स्नेक्स। तो ऑफियोलॉजी या सरपैंटोलॉजी ऐसे करके लिखा रहेगा तो आप याद रखिएगा। अगर बोल दूंगी द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स तो हर पैथोलॉजी, ठीक है ना। हर पैथोलॉजी, सरपैटोलॉजी याद रखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें, ठीक है ना। सा से सरपैटो, सर्प से आएगा, ठीक है ना। ऑर्निथोलॉजी आता है, ठीक है ना। प्राइमेट्स एवं मानव, ठीक, कपियों, जो पहले लोग कपि होते थे, प्राइमरी मतलब जो स्टार्टिंग में जो मानव थे उन्हें बोलते थे प्राइमेट से बोलते थे। अब मानव का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी एक प्रकार का सब्जेक्ट है मानव विज्ञान जिस पर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर देते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इसको सिलेक्ट भी करते हैं बच्चे। यूपीएससी वाले इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट कर देते हैं और उनके अच्छे स्कोर भी रहते हैं। एक बहुत अच्छा टॉपर, जो अच्छे टॉपर सर हुए थे, उनका नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका नाम 2019 से 20 के था, अनुदीप नाम था उन सर का। तो उन्होंने जो है इसी से ही अपना ऑप्शन लिया था और जो है अच्छे नंबर लाए थे, तो ये भी होता है, ठीक है ना। कपियों और मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। अब ये यूपेफेनिक्स की जब बात कर रहा था, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड अनुवंशिकी रोगों में सुधार करने का अध्ययन। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एवं अनुवंशिकी रोगों में सुधार का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं यूफेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूफेनिक्स बोलते हैं। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिक, बिक्स होता है, टॉक्सिक माने विष होता है, टॉक्सिकोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है ना। पैथोलॉजी और रोगों का अध्ययन। नाक, कान, गले, ईएनटी बोलते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ईएनटी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं रेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, रेनोलॉजी याद रखिएगा। ईएनटी भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ईएनटी मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि यहाँ पे जो है ईयर हो गया, थ्रॉट हो गया और नेक हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है ना। ईयर, थ्रॉट, नेक और नोज, ईयर, थ्रॉट, नोज, तो ईएनटी बोलते हैं, ठीक है ना। राइनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, राइनोलॉजी, RHINO, राइनोलॉजी। तो राइनोलॉजी, अभी मैं हाल ही में एक ईएनटी डॉक्टर से मिलने गया था, यहीं प्रयागराज में मैं मिलने गया था। एक हमारे भैया हैं, उनकी जो है तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, उनकी जो है घर में उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, इसी से रिलेटेड था। तो मैं उनको लेके गया था यहीं पे। तो मैंने उस समय, मुझे पता नहीं था कि इनके डॉक्टर को कहते क्या हैं, क्योंकि मैंने ऐसे सर्च किया था कि उनके गले में दिक्कत थी, तो मैंने कहा था थ्रॉट स्पेशलिस्ट, तो वहाँ पे ईएनटी लिख के आया था। तब वहाँ पे पहली बार मैंने इसको देखा था। और जब मैं इसको देखा, फिर जब मैंने बायोलॉजी के बारे में जाना, क्योंकि बायोलॉजी में रियल आपको बताऊं, इसके पहले मैंने बायोलॉजी में पढ़ा तो है, मैंने इस शब्द को नहीं पढ़ा था। इसके बारे में सारा जो मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने बताया ना कि जो मैंने पढ़ा है, मुझे समझ में आया है, मैंने एग्ज़ाम में देखा है, मैंने उसमें, इसीलिए मैंने उसमें जो है इंपॉर्टेंट लगवाया है। अब मैंने इस शब्द को पढ़ा नहीं था, ठीक है, मतलब वहाँ पे मैंने देखा, जब मैंने बताया, अभी मैं जब 1 हफ्ते पहले गया था तो वहाँ मैंने चीज़ें बताई थी। मैंने बताया ना कि चीज़ें पढ़ने से आती हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझे सारी चीज़ें आती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को आ रही होती हैं, हमें नहीं आ रही होती हैं, ठीक है ना। मैं सामने ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको आ रही होती, मुझे नहीं आ रही होती, क्योंकि सभी लोग सर्वज्ञ नहीं हैं, सभी लोगों को सब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ईएनटी का शब्द वहाँ मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पर जो राइनोलॉजी सुना मैंने, ये राइनोलॉजी शब्द, ये मुझे जो है आज सुना मैंने,
लेकिन अब मुझे शब्द भूलेगा नहीं। आज कब सुना, जब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था, जब इसके बारे में जब पढ़ रहा था, तब मुझे वहाँ पे पहली बार शब्द सुनने को मिला। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि सर आपको पढ़ा रहे हैं तो सर को सब कुछ आता है। सर को वही चीज़ आती है जो पढ़ते हैं सर। अब मान लीजिए मैं ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से उसमें पकड़ है, लेकिन बायोलॉजी बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब पढ़ा तो और अच्छे से पढ़ा। इसके ये नहीं तो मैं बायोलॉजी पढ़ा नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, मैथमेटिक्स एडवांस नहीं पढ़ा, मैथमेटिक्स में टेक्निकल नहीं पढ़ा, नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ा, सारा मैंने पढ़ा। मैंने ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं, पढ़े हैं, अच्छी तरह से पढ़े हैं। ऐसा इसीलिए मैं पढ़ा पाता हूँ क्योंकि मैंने उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा है। जब भी मैं आपको पढ़ाने आता हूँ कोई नया सब्जेक्ट, उसमें मैं पढ़ता हूँ, उसमें मैं चर्चा एक बार सोचता हूँ कि क्या है क्या नहीं, उसका मतलब क्या है, तब आके आपको पढ़ाता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ। ऐसे नहीं आके पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। उसमें पढ़ता हूँ तभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों को सही तरीके से मैं समझा पाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। भले स्क्रीन के पीछे मैं इस समय इधर बैठा हूँ, लेकिन इसमें भी बड़ी मशक्क़त लगती, बोलना हो या मान लीजिए बच्चों को समझाना हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। वैसे मैं 2 ढाई 3 साल तकरीबन 3-4 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ाता हूँ? ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाया। ऑनलाइन तो मैंने अभी 2 ढाई महीने से स्टार्ट किया। इसके पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में बंद कर दिया था। लेकिन मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, होम ट्यूशन अभी भी दे रहा हूँ बच्चों को। तो वो मैं पढ़ाने का था, लेकिन अब तुमसे, आप बच्चों से जुड़ चुका हूँ पूरी तरह से, तो आप बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैं आपको चीज़ समझा चुका हूँ। आगे बढ़ता हूँ। मादा के प्रजनन अंगों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना, गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। मादा मतलब नर मादा होता नहीं है, तो गायनेकोलॉजी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए फीमेल डॉक्टर के पास जाना है, तो फीमेल डॉक्टर को गायनेकोलॉजी बोलते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो अध्ययन करता है, जो मतलब उसके बारे में स्पेशलिस्ट, उसे गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, लॉजिस्ट, इस्ट माने जो उसके बारे में अध्ययन करके आपको बताए, आपको समझाए, मतलब डॉक्टर है तो वो डॉक्टर को मैं बोलूँगा, जैसे राइनोलॉजिस्ट है तो राइनोलॉजिस्ट बोलूँगा डॉक्टर को। उसका वो अध्ययन किया तो राइनोलॉजी, अध्ययन करना राइनोलॉजी, अध्ययन करने वाला लॉजिस्ट इस्ट आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक्सेप्शनल को छोड़ के, अपवाद को छोड़ के, कुछ जगह चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है ना। तो अपवाद को नेग्लेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ें ध्यान करेंगे, ठीक है। गायनेकोलॉजी, मादा के प्रजनन अंगों का अध्ययन गायनेकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मादा मतलब फीमेल। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, ठीक है ना, मानवीय सौंदर्य का, तो कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। मधुमक्खी, एपीकल्चर, याद रखिए कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। रेशम कीट का विज्ञान सेरीकल्चर, ठीक है ना। सा से याद करिएगा साड़ी आता है। रेशम की साड़ी बहुत महंगी आती है, आपको पता होगा। साड़ी, बनारसी साड़ी, आप जब आपको जिन बच्चों, जो लोग नौकरी पाएंगे, उनका जो है आगे ना कहीं वो लोग शादी जब करके आएंगे, बच्चों जब आप शादी करेंगे तो आपकी वाइफ आपसे ही बोलेगी कि हमको बनारसी साड़ी चाहिए, रेशमी साड़ी चाहिए। इसीलिए कहते हैं बच्चों पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओगे, तब जाके तो जो है वाइफ के सपने, अपने सपने, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाओगे, ठीक है बच्चे। तो सा से साड़ी, साड़ी कैसी? रेशम की साड़ी, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। एपीकल्चर, ठीक है ना, तो मधुमक्खी पालन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर, पीसी तो क्या हो जाता है? मत्स्य, पिस, ऐसे करके आता है, तो ठीक है ना। तो पीसी कल्चर मछली का है, ठीक है। पोल्ट्री, मुर्गी, बतख, दोनों का पालन पोल्ट्री होता है। पीजी, ठीक है ना। पिग, गैरी, सूअरों का। पिग माने सूअर आ गया, पहला शब्द से समझ, पिग सूअरों का अध्ययन हो गया। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, ठीक है ना। एंथोलॉजी, ठीक है ना। एर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैंने एंथोलॉजी शब्द बोला है, ऑर्निथो शब्द जब बोला था मैं, ऑर्निथो, एक मिनट बच्चे में बता रहा था ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो शब्द को इसलिए बताया था ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। ऑर्निथोलॉजी, जब ऑर्निथोलॉजी की बात कर रहा था वहाँ पक्षियों का अध्ययन था। यहाँ पे एंथोलॉजी है तो पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फल का अध्ययन है। बहुत बार क्वेश्चन आया बच्चे, याद रखिएगा। मैं जिसमें इंपॉर्टेंट लगा दूं, समझिएगा कि क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। मछलियों का अध्ययन, यहाँ पे क्या था? मछली पालन, यहाँ पे पालन था, ठीक है ना। ये पुष्पों का अध्ययन है। फलों का अध्ययन लॉजी आएगा, ठीक है ना। मछलियों का अध्ययन, ठीक है ना, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, ठीक है ना। इक्थियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी कहलाएगा। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कीटों का एंटोमोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ठीक है ना। छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी, सेरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सिल्वी
कल्चर, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सिल्वी कल्चर। याद रखिए यहाँ पे कल्चर शब्द आ गया, याद रखिए। तो लॉजी शब्द भी आ सकता है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल रहता है। तो लॉजी जो रूट वर्ड रहता है किसी चीज़ का अध्ययन करना, ये रूट वर्ड है, किसी चीज़ का अध्ययन करना, ठीक, याद रखिएगा, किसी चीज का अध्ययन करना, ये लॉजी रूट वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिल्वी कल्चर आ गया तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन याद होता है, ठीक है ना, सिल्वी कल्चर। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, डेंट्रोलॉजी झाड़ियों का, एंटोमोलॉजी कीटों का, ठीक है ना, इक्थियोलॉजी मछलियों पालन का, ठीक है ना। पीसी कल्चर, यहाँ पीसी कल्चर ऊपर आया ना, देखो पीसी कल्चर है तो पालन हो गया यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल भी होती हैं, इस बात को भी दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है अगर वो एक्सेप्शनल हैं तो उनको भी लेके चलना है, उनको नेगलेक्ट नहीं करना है। सारी चीज़ों को एक साथ नहीं लिया जाता है, लेकिन 90 में 10 ही नेगलेक्ट एक्सेप्शनल होती हैं। 90 को ही देखा जाता है कि यार 90 ज़्यादा हैं और 10 कम है, लेकिन 10 वो जो होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल करती हैं। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। अब मैं बात कर रहा था विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और जो होती हैं, मतलब अभी तक जो शाखाएं पढ़ ही रहे थे, लेकिन और अन्य शाखाएं भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूँगा तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी जाते अपना हाथ दिखाते हैं, भैया हमारी हाथ देखिए, जीवन रेखा, कौन सी पत्नी कब मिलेगी, कितनी शादी होगी, ये दिखाते हो नहीं दिखाते हो। बाज़ारों में गए, मेलों में गए, देखते हो तो पहले देखते हो कौन सा कबूतर कहाँ बैठा है, चिड़िया कहाँ बैठी है। मैंने देखा है बच्चों। खगोली पिंडों का एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोली पिंडों का, एस्ट्रोनॉमी पूछता है एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन का सेरामिक्स, सेरामिक्स। समस्त ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। समस्त ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी। सेरामिक्स चीनी मिट्टी, एस्ट्रोनॉमी ये भी इंपॉर्टेंट है, और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। निम्न ताप के प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन, ठीक है ना। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स इंजन का नाम सुने होंगे आप जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, सॉरी देखो हर बार जियोग्राफी शब्द दिमाग में बैठा हुआ, फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे आता है। महामारी का अध्ययन, इपाइडेमिक आया था ना सबकी, महामारी फैल चुकी इपाइडेमिक, तो वही है इपाइडमियोलॉजी, ठीक है ना, इपाइडमियोलॉजी महामारियों के उपचार का अध्ययन। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन एक्स बायोलॉजी, उसे बोलते हैं एक्स बायोलॉजी। बायोलॉजी तो पृथ्वी पर हो गया, एक्स बायोलॉजी अतिरिक्त उपग्रहों पर जीवन का अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है, बनावट का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था संबंधित तथ्यों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना। हॉर्टिकल्चर फल फूल साग सब्जी बाग पुष्प लगाने उत्पादन का अध्ययन, मतलब ठीक है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फल फूल का अध्ययन, साग सब्जी कैसे लगाएं, बाग पुष्प लगाने का उत्पादन करना कैसे है, ये चीज़, ठीक है, ठीक है। होलोग्राफी लेज़र द्वारा 3D चित्र बनाना होलोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। होरोलॉजी, होलोग्राफी और होरोलॉजी समय मापने का विज्ञान होरोलॉजी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। होलोग्राफी लेजर के द्वारा 3D पिक्चर बनाना होलोग्राफी, और होरो ये हो रा आया है यहाँ पे, लो आया है लो। ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, छाती का जो कैंसर होता है उसे बोलते हैं मैमियोग्राफी। मौसम का तो पता ही होगा, मेटेरियोलॉजी, ठीक है ना। अगर बात को तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, याद रखिएगा, जब भी आप दांतों के स्पेशलिस्ट को दिखाने जाएं, दांतों की बात हो तो ओडोंटोलिस्ट को दिखाएंगे, उसे बोलते हैं ओडोंटोलिस्ट, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। कानों का अध्ययन ओटोलॉजी, केवल कान का, ओटोलॉजी। हड्डियों की बात, डॉक्टर की बात क्या करेंगे, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजी। अगर कहीं पर लिखा है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजिस्ट, समझ जाइए कि हड्डी का विशेषज्ञ है, ऑस्टियोलॉजी है, ठीक है ना। ओटोलॉजी लिखा है मतलब कानों का अध्ययन करने वाला, कानों का ओटोलॉजिस्ट। भूकंपों का अध्ययन सिस्मियोग्राफी, भूकंपों का अध्ययन सिस्मियोग्राफी, ठीक है ना। वायुयान तकनीकी एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स। सौंदर्य शास्त्र ललित कला में, सौंदर्य शास्त्र ललित कला में एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, याद रखिएगा।
ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आगे कुछ चीज़ और हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन, ठीक है ना। एग्रोस्टोलॉजी ग्रॉस, यहाँ पे ग्रॉस आ गया ना, आ गया, याद रखिए ग्रॉस, एग्रोस्टोलॉजी। वृक्ष का अध्ययन अर्बोरिकल्चर। शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धन व्यायामों की विधियों संबंधित ज्ञान का विज्ञान, ठीक है ना। शारीरिक सौंदर्य के लिए और शक्तिवर्धन के लिए जो व्यायाम कर देते हैं उनका जो विज्ञान होता है, उनसे संबंधित जो ज्ञान हासिल करते हैं, जो विज्ञान होता है उसमें आता है वो कैलिस्थेनिक्स आता है। कैलिस्थेनिक्स। मोलस्का संघ की बात कर देते हैं, कॉन्कोलॉजी आएगा। गुड़ लेखन या बीज लेखन का अध्ययन क्रिप्टोलॉजी आएगा। क्रिप्टोलॉजी नहीं, क्रिप्टोग्राफी आएगा। गुड़ लेखन या बीज लेखन का अध्ययन तो मोलस्का संघ को आएगा कॉन्कोलॉजी। शिलालेखों का अध्ययन इपीग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एग्जाम में पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में भी पूछा जाता है। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनकोलॉजी। भूगणित का अध्ययन जियोडेसी, ठीक है ना। जियोडेसी भूगणित का अध्ययन। सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करना, ठीक है ना। हेलिकोथेरेपी कहलाता है। सूर्य के प्रकाश से अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं, चिकित्सा मतलब इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हेलिकोथेरेपी बोलते हैं। शब्दकोश संकलन लेक्सिकोग्राफी, बहुत बार लेक्सिकन पूछा गया है। लेक्सिकन किसे कहते हैं, जो शब्दों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, लेक्सिकन बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, जिसे डिक्शनरी बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अभी हाल ही के पिछले साल एसएससी ने पूछा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में तो आप समझ सकते हैं बायोलॉजी में इंग्लिश शब्द भी आ रहे हैं, इंग्लिश के भी चीज़ें आ रही हैं। चंद्रमा संबंधी अध्ययन सेलिनोग्राफी क्या कहलाएगा, सेलिनोग्राफी कहलाएगा। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया टेलीपैथी मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नींद का अध्ययन हाइप्नोलॉजी ने उसको क्या कर लिया गया है, हिप्नोटाइज कर लिया गया है। नींद का अध्ययन तो उसको अपने बस में कर लेना, वैसे ही होता है ना, हाइप्नो करना, हिप्नो नहीं है, हाइप्नो है। तो हिप्नोलॉजी बोल सकते हैं, हिप्नोटिक्स कर लिया, हिप्नो कर लिया गया, हिप्नोलाइज कर लिया गया है, हिप्नोटाइज कर लिया गया है। तो हिप्नो करके याद कर, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। स्वप्न का ओनिरोलॉजी, बहुत बार पूछा गया बच्चे, सपनों का अध्ययन स्वप्न का अध्ययन ओइनोलॉजी। मृत्यु का अध्ययन थैनोस। अभी जब आप वहाँ पे आप बॉलीवुड की मूवी देखेंगे तो वहाँ पे थैनस का नाम आता है, एक मार्वल्स की मूवी है तो थैनस का। तो थैनस क्या होता है, बड़ा खतरनाक होते हैं, देवता को बोलते हैं वहाँ पे थैनस, लेकिन समझिए कि वहाँ से याद कर सकते हैं थैनेटोलॉजी, ठीक है, मृत्यु का अध्ययन। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर अब हम लोग अगली क्लास पे डिस्कस करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जीवधारियों, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। जीवधारियों का अध्ययन जब बात करेंगे जीवधारियों का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जब एनिमल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें कायदे समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक कोई समझाने की चीज़ नहीं थी, यहाँ तक आपको 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये PDF दे दूँगा, PDF आप ले लीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो आपने पढ़ी नहीं होगी। यहाँ पे पढ़ोगे इसको 2 जगह काम कहाँ पे आएगा। कुछ ऐसे जो अध्ययन है लॉजी वाले, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछे गए हैं और वो हमेशा पूछे जाते हैं। इंग्लिश का मान लीजिए SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 मैक्सिमम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, 2 OWS रहते हैं, समझिएगा 2 OWS रहते हैं। 2 OWS में कभी कभी 1-2 यहाँ से पूछ लेता है लॉजी वाले से, द स्टडी ऑफ, मान लीजिए कॉइन्स का पूछ लिया तो न्यूमिस्मेटिक्स आ गए शब्द वहाँ पे, तो ये चीज़ होती है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन। तो न्यूमिस्मैटिक्स पूछ लेता है ऐसे करके, ठीक है, शब्दकोश, ठीक है ना। तो वर्ड्स का जो संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो उसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि हमको हर चीज़ को लेके चलना, पॉजिटिव लेके चलना, ये नहीं कि यहाँ पे अरे यार क्या पढ़ें फालतू में, आएगी कि नहीं आएगी, अभी तक कहीं पूछा नहीं गया। भाई कहीं ना कहीं पूछ सकता है, कहीं ना कहीं कहाँ पर भी पूछ ले, आप ऐसा कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई एग्जामिनर है वो आपके साथ नहीं, आप
अभी तक एग्जाम के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब आपके साथ एग्जामिनर खेल रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे दे रहा है। अभी मैंने एक एडवांस मैथ का मतलब वहाँ पे टेक्निकल मैथ जो 10+2 आई रहती है, मान लीजिए BSc की मैथमेटिक्स रहती है, तो वहाँ पर सब मैंने नॉन टेक के क्वेश्चन घुसे हुए पड़े थे। तो आप वहाँ पे एग्जामिनर को बोलेंगे तो है नहीं कि पेपर के बीच से हट जाएं और बोलें कि आपने क्या सिलेबस क्या दिया और पूछा क्या है। भाई सिलेबस उन्होंने दिया 25 का, मान लीजिए 25 क्वेश्चन आने हैं। अब 25 में बच्चे 25 क्वेश्चन में मान लीजिए उसने 5 नॉन टेक के प्रश्न दे दिए, तो आप बोल नहीं सकते हैं भाई 20 तो सब कर रहे हैं ना, नॉन टेक पढ़ के कोई गया नहीं, इसलिए सब कुछ पढ़ो। नॉन टेक जो कर गया उसके 5 नंबर बढ़ गए, वो थोड़ा लिस्ट में ऊपर जाएगा। मान लीजिए सिलेक्शन जो नहीं हो पा रहा था उसका हो गया। तो वो हर चीज़ का अपना इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में इम्पॉर्टेंट है। आप एक साथ पढ़ के एक बार में पढ़ के कोई एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ज्ञान बहुत दिनों तक चलता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे आपको उसका प्लस पॉइंट ही मिलेगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ज्ञान कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान कभी ख़राब नहीं होता है, याद रखिएगा ना। ज्ञानी एक चीज़ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, ठीक है ना। और चीज़ें चुरा ली जाएंगी अगर आपके पास ज्ञान है। आप एक बनियान और एक टी शर्ट पहन के और एक जो है लोअर पे कहीं पर भी चले जाएंगे, आपके पास पैसा दौड़ के आएगा। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि आपकी बातों को, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलचाल ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आप ऑटोमेटिक लगेगा कि हाँ हम कुछ हैं। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आपको बायोलॉजी की जो हमारी पहली क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी या लगेगी, क्योंकि अभी तो आप ऑनलाइन देख नहीं रहे हैं या लाइव तो है नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो अपने दोस्तों, भाई बहनों, जिनको भी हो सकता है शेयर करिए। हम बहुत जल्द आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आगे कुछ जो टॉपिक बचेंगे, मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं उनका एक सेशन लेके आएंगे। सारी चीज़ें 1 by 1 होंगी। मैं प्रयास करता हूँ अपना बेस्ट देने का, अपनी चीज़ देने का, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है कि ना कि टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या होता है टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक ही चीज़ करनी हो तो ठीक है, अभी तो कई चीज़ें ध्यान में करनी पड़ती हैं। मान लीजिए मुझे होम ट्यूशन भी जाना है और अदर वर्क मेरा खुद भी पढ़ना है, कुछ चीज़ें भी देखना है, कुछ एग्ज़ाम के हो गए, कॉलेज का एग्ज़ाम हो गया, मान लीजिए मेरा PC है तो वहाँ का भी एग्ज़ाम होता है। मान लीजिए कोई अदर एग्ज़ाम भी है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कुछ अदर काम भी देखने पड़ते हैं, घर का हो गया, बाहर का हो गया। अब सारी चीज़ें देखनी पड़ती, खाना खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। और सारी चीज़ें भी रहती है तो नहीं हो पाता है। और कुछ कई बार क्या होता है कि खुद अकेले काम करना पड़ता है, दोस्त की हेल्प नहीं हो पाती है तो करना पड़ता है। तो इसी वजह से कई बार वीडियो अपलोड करने में नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक लोग लगा रहे कुल मिला के हर तरह से तो हो सकता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर आदमी अपना क्या चाहता है, हर आदमी को जब तक कुछ मिलेगा नहीं, जब तक वो कुछ करेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया तो मेरा नहीं नाम है, मान लीजिए मैंने कहा नहीं ये चल रहा है, तो भाई आप मुझे जानते हैं लेकिन आप दूसरे व्यक्ति को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि उसे जानना है तो उसे तो बस वो चाहिए ना कि आप जिसे मान लीजिए उसको रखना है। तो चीज़ें होती हैं कुछ, तो बाद में डिस्कस करेंगे। खैर छोड़ो, ये मैं अपनी बात थी आपको बता दिया। क्योंकि क्लास अगर लेट आती है तो आप समझिएगा कि हम आपको क्लास क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि क्या रीज़न है। ये बात वही लोग समझ पाएंगे, वही लोग सुन पाएंगे जो यहाँ तक वीडियो देखेंगे। जो नहीं देखेंगे उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।